नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गणित तथा विज्ञान शिक्षण में। तो देखिए बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 8वीं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का गणित का सैंपल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है। तो बच्चों, इस सैंपल पेपर के 2 भाग हम पहले जारी कर चुके हैं जो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। जिसने नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, बहुत ही डिटेल में सारे क्वेश्चन वहाँ करवाए गए हैं। तो पार्ट 1 और 2 में बच्चों हमने क्या करवाया है, सेक्शन ए कंप्लीट हल करवा दिया है और सेक्शन बी का जो ए पार्ट है वो हमने वहाँ पे करवाया है। और आज हम सेक्शन जो बी है उसका दूसरा पार्ट यानी बी पार्ट आज हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सेक्शन बी के अंदर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। सेक्शन बी का जो बी पार्ट है उसके अंदर प्रश्न संख्या 17 से 22 आपको दिए गए हैं और हमने पीछे के 17 क्वेश्चन पार्ट ए और बी में बच्चों एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 17 क्या पूछा है। संख्या दे रखी है 31.36 का भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो किस तरह से निकालते हैं बच्चों भाग विधि से वर्गमूल, देखिए हम इस तरह से लिखेंगे। संख्या जो है वो आपको क्या दे रखी है, 31.36। ठीक है। तो बच्चों, भाग विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं इसलिए दो संख्याओं के जोड़े, और जोड़े हमेशा इधर से बनाएंगे। इधर अगर कोई संख्या छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़े हमेशा इधर से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जोड़े बनाएंगे। फिर पहले जोड़े का हम यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसका वर्ग करने पर जो है इसकी नियरेस्ट संख्या आ जाए, ना इससे बहुत छोटी और ना इससे बड़ी, इसकी नियरेस्ट संख्या आ जाए। तो देखिए बच्चों, जब हम 5 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 25, लेकिन 6 का वर्ग करने पर 36 आ जाएगा जो 31 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 5 का वर्ग करेंगे और जिसका हम वर्ग करना चाह रहे हैं उसी को ऊपर लिखेंगे। इन दोनों की गुणा, यानी 5 का वर्ग कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 25। और अगले स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें से घटाएंगे। 31 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बच जाते हैं। अगले स्टेप में बच्चों क्या करते हैं, इस पूरे जोड़े को उतारते हैं। जैसे हम भाग में एक एक अंक उतारते हैं, भाग विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं बच्चों तो हम क्या करते हैं, इस पूरे जोड़े को एक साथ उतारते हैं। तो यहाँ पे अब हमने उतार लिया है 36, यहाँ संख्या 636। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे बच्चों हमने जिस संख्या का वर्ग किया है, ठीक है, 5 का वर्ग किया था, 5 को 5 से उसका डबल करके, यानी उसको उसी में जोड़ करके, यानी 5 को 5 में जोड़ करके यहाँ लिखेंगे 10। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक ऐसा अंक लिखना होता है जिसको उस पूरी संख्या से, जैसे 2 लिखेंगे तो 102 बन जाएगा, 3 लिखेंगे तो 103 बन जाएगा। 103 कर रहे हैं तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा अंक लिखना है जिसको फिर यहाँ गुणा करेंगे उसी अंक से इस संख्या को, तो लगभग इसके नज़दीक बन जाए। तो देखिए बच्चों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम 6 लिखेंगे तो 6 को फिर यहाँ 106 को 6 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या आपको प्राप्त होगा, 6 6 36 और यहाँ 0 है, 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और लेकिन 3 हासिल है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 6 कम 6। इस तरह से 636 हमें प्राप्त हो जाएगा और यहाँ 0 बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या अंक लिखा, 6 अंक लिखा और 6 से गुणा किया, तो यहाँ पे क्योंकि दशमलव आ गया था तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और ऊपर 6 लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमें जो है संख्या 31.36 का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है 5.6। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 31.36, यानी 31.36 का वर्गमूल बच्चों क्या आ जाएगा, 5.6। इस तरह से बच्चों हम भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 18। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है बी पार्ट में वो सारे प्रश्न 4-4 अंक के हैं। तो 18वां जो प्रश्न है वो भी 4 अंक का है। और क्या पूछा है, रुपये 12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। क्या दिया है, 12,000 रुपये मूलधन दे रखा है, 2 वर्ष का समय दिया है और 10% वार्षिक दर दे रखी है। बच्चों क्या निकालना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और उनका अंतर आपको बताना है। तो क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे, साधारण ब्याज, और फिर उनका अंतर प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है मूलधन। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों, आपको मूलधन दे रखा है, जो कि कितने हैं, मूलधन जो है 12,000 रुपये है। ठीक है,
उसके बाद बच्चों आपको समय दे रखा है। समय, मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं इसलिए पी से लिखेंगे, समय है उसको टाइम कहते हैं इसलिए टी से इसको डिनोट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, समय जो है 2 वर्ष। और दर जो है बच्चों, दर जिसको इंग्लिश में हम रेट कहते हैं तो आर से दिखाएंगे। और दर कितनी दे रखी है बच्चों, 10% वार्षिक। ये सब आपको दे रखा है। तो बच्चों इसके माध्यम से सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय और उसको 100 से भाग लगाएंगे तो ये क्या सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो देखिए बच्चों आपको दे रखा है मूलधन कितना दे रखा है, 12,000 रुपये। और दर क्या दे रखी है बच्चों, 10% वार्षिक आपको दे रखी है। और समय जो है वो कितना दे रखा है बच्चों, 2 वर्ष आपको दे रखा है। और 100 से भाग लगाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचता है, 120 गुणा 10 गुणा 2। तो बच्चों 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400। ये क्या आ गया है आपके पास, साधारण ब्याज बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि कितना आया है, 2400 रुपये। अब इसी मूलधन का इसी समय के लिए और इसी वार्षिक दर से हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो आगे हल करेंगे हम इसको। आगे क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है पी मतलब मूलधन प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100। मतलब क्या हुआ, P गुणा 1 प्लस में दर बटे 100। P का मतलब मूलधन गुणा 1 प्लस में दर बटे 100 और इसकी घात कितनी होती है, T होती है। T मतलब जो समय था, टाइम था। ये जो सूत्र होता है बच्चों, ये किसका सूत्र होता है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है। और हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो हम जानते हैं कि मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें तो क्या बन जाता है, ब्याज। तो इसमें से हम P को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि P को घटाएंगे, मूलधन को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों मूलधन अपने को पता है कितना दे रखा है, 12,000 रुपये प्लस में 1 प्लस में R यानी कि दर कितनी दे रखी है, 10% वार्षिक और भाग में 100 और उसकी घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष आपको दे रखा है। और घटा में 12,000 जो कि मूलधन है वो इसमें से घटाएंगे क्योंकि इससे हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 12,000 और 1 इसको इससे काट देंगे। ठीक है, कट गया। और अब इसका हम जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10। और क्योंकि इसकी 2 घात है तो 11/10 को 2 बार बच्चों गुना आपको करना पड़ेगा। और जो आएगा इनका गुणनफल उसमें से क्या घटाएंगे, 12,000 बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसका क्या आएगा गुणनफल, 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे बच्चों। और ऊपर जो आ गया 120 गुणा 11 और जब इनकी हम गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 14,520। ठीक है बच्चों, और उसमें से क्या घटाना है, 12,000 जो मूलधन था वो आपको घटाना है। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 14,520 में से 12,000 जब बच्चों हम घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, 2,520। ठीक है, ये 2,520 रुपये क्या आ गया है बच्चों आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त हो गया है। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था, प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो बच्चों हम अंतर आराम से निकाल देंगे। अंतर क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, जो कि हमने दोनों ही कैलकुलेट कर लिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों अपने पास कितना आया है, 2,520 रुपये। और साधारण ब्याज बच्चों अपने पास कितना आया था, 2,400 रुपये। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो बच्चों देखिए कितना बचेगा, 0 और
2 और 1, 120 रुपये। ठीक है बच्चों, तो हमें जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों, 120 रुपये प्राप्त हो रहा है। इस तरह से बच्चों हम इस सवाल को हल करेंगे। इसी क्रम में अगला सवाल देखिए बच्चों, एक घनाभ की बीमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 36 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, ये घनाभ की बीमाएं दे रखी हैं। एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जाएंगे। देखिए बच्चों, घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, 6 सेंटीमीटर रहेगी। और जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जिसकी बीमाएं आपको दे रखी हैं। आपसे पूछा है कि एक बहुत बड़ा सा घनाभ है और उसके अंदर छोटे छोटे घन रखे गए हैं, और प्रत्येक वो जो घन है उसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इस बड़े वाले घनाभ के अंदर छोटे छोटे कितने घन आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, किस तरह से हम इसको करेंगे। हम लिखेंगे जो घनों की संख्या, टोटल जो घन होंगे उसके अंदर घनों की संख्या। घनों की संख्या क्या होगी बच्चों, घनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ा जो घनाभ है, ठीक है, बड़े घनाभ का आयतन। क्या करेंगे बच्चों, हमें बड़ा जो घनाभ हमको दे रखा है उसका आयतन लेंगे और उसको किससे भाग लगाएंगे, जो घन आपको दे रखा है आयतन, घन के आयतन से जो है उसको भाग लगाएंगे, और इस तरह से हमें घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी कि उस बड़े घनाभ में कितने घन रखे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो इसकी बीमाएं दे रखी हैं। तो क्या दे रखी हैं, 60 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, ये इसकी बीमाएं दे रखी हैं। और घन के आयतन की अगर हम बात करें तो घन की भुजा बच्चों आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो आप चाहें तो बच्चों इसको गुणा कर सकते हैं। मैं यहाँ सीधा ही काट रही हूँ, 6 6 36, और इस 6 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, और इस 6 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 7। तो ऊपर क्या आ जाता है, 10 गुणा 7 गुणा 6। और इन सबको जब गुणा करेंगे तो बच्चों 6 7 42, और 10 से गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो घनों की संख्या है, इस बड़े वाले घनाभ के अंदर जो घन आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 420 घन। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप ऐसा जो सवाल अगर आ जाता है परीक्षा में तो उसको हल करेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 20। तो देखिए बच्चों क्या पूछा है आपको प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 है, दीक्षा के पास सड़क का एक मानचित्र है जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर दूरी, जिसके पैमाने में क्या है, 1 सेंटीमीटर दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अपनी गाड़ी से क्या कर रही है, 72 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है। उसके द्वारा तय की गई दूरी को मानचित्र में कितने सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा। ठीक है, क्या बता रखा है बच्चों, एक मानचित्र है, उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का जो छोटा सा खाना है वो किसको दिखा रहा है, 18 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहा है। अब दीक्षा नाम की लड़की है, वो क्या करती है, अपनी गाड़ी उस मानचित्र के ऊपर चला करके ले जा रही है, कहाँ तक, 72 किलोमीटर तक। तो उसके मानचित्र में जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी वो होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको मानचित्र में। ठीक है, मानचित्र में क्या दे रखा है, मानचित्र में 1 सेंटीमीटर किसको शो करता है बच्चों, 18 किलोमीटर को। 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 18 किलोमीटर को। और पैमाने की कुल दूरी जो है, पैमाने की कुल दूरी कितनी है, जो दूरी उसने तय करी है, मानचित्र की बात नहीं कर रहे हैं, पैमाने की। ठीक है, जो उसने तय करी है, पैमाने की कुल दूरी, कितनी दूरी तय करी है उसने मानचित्र पे, पैमाने पे कुल दूरी उसने कितनी तय करी है, 72 किलोमीटर। कुल दूरी उसने 72 किलोमीटर तय करी है, और 18 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर तय दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे मानचित्र पर तय दूरी। तो मानचित्र पर तय दूरी कितनी हो जाएगी,
हम क्या करेंगे, 72 को 18 से भाग लगाएंगे, क्योंकि टोटल दूरी 72 है और जो है 1 सेंटीमीटर वो 18 किलोमीटर को शो कर रहा है। तो सेंटीमीटर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 18 से भाग लगाएंगे और 18 एकम 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54 और 18 × 4 = 72। इसको जब काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर जो है उसने मानचित्र पर दूरी तय करी है। वैसे 72 किलोमीटर दूरी तय करी है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है पैमाने के ऊपर क्या दिखा रहा है, 18 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो मानचित्र की अगर हम बात करें तो मानचित्र के ऊपर उसने टोटल 4 सेंटीमीटर दूरी तय करी है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 21। रैखिक समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। क्या करना है, उत्तर की जांच भी करनी है और रैखिक समीकरण को हल भी करना है। तो देखिए बच्चों, आपको समीकरण दे रखा है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 और बराबर 2t/3 और -t। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें चर पद को एक साइड लेकर के आएंगे और अचर पद को एक साइड रखेंगे। तो देखिए क्या है चर पद यहाँ पे, 3t - 2/4 और -2t + 3/3 ये है। और ये t जो चर पद है इसको मैं पक्षांतरण करूंगी, इधर लेकर के आऊंगी, वहाँ माइनस में है तो इधर आकर के बच्चों ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और उधर क्या बचेगा, 2/3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको जब हल करेंगे तो ये भिन्न है, तो हम लैसर लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इनका लैसर लेंगे 4, 3 और 1 का, तो बच्चों आ जाएगा 12। अगला स्टेप क्या होता है, हर को 12 से भाग करेंगे, भागफल जो आएगा उसको अंश से गुणा करेंगे। तो देखिए भागफल आता है 4 × 3 = 12, 3 और 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे 3t - 2 से। आगे देखिए माइनस का निशान है और इस 3 को 12 से भाग लगाएंगे, 3 को 12 से भाग लगाएंगे, 4 आएगा भागफल और 4 से इसको गुणा करेंगे, 2t + 3 इस तरह से आ जाएगा बच्चों। और प्लस में यहाँ 1 है, 1 से भाग लगाएंगे तो भागफल 12 और 12 को जब t से गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 12t बराबर है 2/3। ये 12 जो है इधर भाग में है, इसको मैं उधर लेकर के जाऊंगी, उधर जब लेकर के जाऊंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, पक्षांतरण करने पर भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है। तो इनकी गुणा करते हैं, 3 की 3t से गुणा करेंगे तो 9t, 3 की 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस की संख्या है। और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो -4 दूनी 8t और ये माइनस के 4 × 12 और यहाँ पे क्या है, प्लस में 12t। उधर क्या हो जाएगा, ये 12 जब उधर जाएगा तो 2/3 गुणा में 12 हो जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12। इस तरह से बच्चों हम t वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो यहाँ 9t - 8t, तो 1t बच गया और 12t ये हैं, तो कुल मिलाकर के 13t हो गए। और माइनस ये 6 माइनस के और 12 माइनस के तो कितने हो गए, -18 बराबर। उधर हम देखेंगे तो क्या होगा, 2 × 4 यानी 8 उधर बचा है। देखिए बच्चों, यहाँ 13t बच जाएगा, 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है, पक्षांतरण करने पर किस में चला जाएगा बच्चों, प्लस में चला जाएगा। तो 13t बराबर किसके हो गया है, 18 और 8 बच्चों 26 के बराबर हो गया है। अब देखिए फिर से हम पक्षांतरण करेंगे और जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 13 और t की यहाँ गुणा हो रही है तो उधर जा करके t इधर बच जाएगा और 13 उधर भाग में चला जाएगा, 26/13 और t बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम समीकरण को हल करेंगे और t का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि उत्तर की जांच भी आपको करनी है। तो देखिए किस तरह से उत्तर की जांच करेंगे बच्चों। उत्तर की जांच करने के लिए हमने t का जो मान प्राप्त किया है यानी कि 2, उस 2 को t की जगह रखेंगे हर जगह। तो देखिए बच्चों उत्तर की जांच कैसे करते हैं, उत्तर की जांच। तो जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, t बराबर 2 रखने पर t की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे भी t आ रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न था अपना, तो देखिए बच्चों पक्षांतर करने पर क्या होगा, t बराबर 2 रखने पर क्या होगा, अपना जो प्रश्न है वो क्या है, 3t। तो t की जगह क्या रखेंगे, 2 हम रखते जाएंगे, ठीक है। तो t यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा है, सॉरी यहाँ 3 है और t की जगह हम 2 रखेंगे
2 और बटे में 4। इसी तरह से यहाँ पे 2 और गुणा t की जगह क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा और प्लस में 3 और बटे में 3। उधर क्या है 2/3 और माइनस t की जगह बच्चों क्या रख देंगे, 2 हम रख देंगे। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूने 6 और माइनस 2/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस में 3/3 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा, यहाँ जब लैसा लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा लैसा और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 दूने 6/3। देखिए बच्चों यहाँ आ रहा है 4/6 में से 2 गए तो 4, 4/4 और यहाँ पे क्या आ रहा है 4 3 7/3, ठीक है, और बराबर क्या आ रहा है -4/3। तो देखिए बच्चों इधर हम लैसा लेंगे किसका, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम आ रहा है 12 और इस 4 को 12 से भाग लगाएंगे 3 आएगा और 3 को इस 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4×3 12। यहाँ पे बच्चों इस 3 का 12 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा 4 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 और उधर क्या आ रहा है -4/3। तो देखिए यहाँ माइनस के 28 हैं और प्लस के 12 हैं तो कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस के 6 और 1 16 बचेंगे और नीचे कितने हैं 12 हैं और उधर कितना है -4/3। तो देखिए बच्चों 4 से कट रहे हैं, 4 3 12 और 4 चौके 16। तो हमें इधर भी क्या प्राप्त हो गया है -4/3 और उधर भी -4/3। तो देखिए बच्चों हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर किसके है, दायां पक्ष के, ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। इस तरह से बच्चों अगर आपसे पूछा जाए उत्तर की जांच तो आप इस तरह से उत्तर की जांच करेंगे। जो समीकरण से हमें चर का मान प्राप्त होता है उस चर को हम फिर से समीकरण में रखेंगे उस चर के मान को और इस तरह से हम देखेंगे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा उत्तर सही है। ये उत्तर की जाँच है। आगे देखिए बच्चों आपका जो आखिरी प्रश्न है इस भाग का, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या है आपका, आपसे पूछा गया है एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या को सारणी में त्रैमासिक दर्शाया गया है। दी गई सूचना को पाई चार्ट वृत्तालेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक वर्ष में पुलिस ने जो चालान काटे हैं उसको 3-3 महीने के द्वारा 3-3 महीने के भागों में बांट करके यहाँ चालानों की संख्या दे रखी है। जैसे जनवरी से मार्च टोटल कितने चालान कटे हैं 180, अप्रैल से जून 150, जुलाई से सितंबर 240, अक्टूबर से दिसंबर 150 और टोटल चालान जो काटे गए हैं एक वर्ष में वो कितने हैं 720 हैं। आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बच्चों आपको बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस तरह से बनाते हैं और बिल्कुल आसान भी है। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं जिसमें मैंने लिख दिया है तिमाही जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तिमाही अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, इस तरह से हमने जो है ये तिमाही लिख ली हैं। चालानों की संख्या आपको प्रश्न में दी गई थी, ये चालानों की संख्या मैंने यहाँ नोट कर दी है। अब हम बच्चों निकालेंगे संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग मतलब टोटल जो चालान काटे हैं उसमें से जनवरी मार्च में कितना भाग काटा गया, अप्रैल जून में कितना भाग काटा गया, जुलाई से सितंबर में कितना और अक्टूबर से दिसंबर में कितना। तो कैसे निकालते हैं बच्चों संपूर्ण का भाग। देखिए जनवरी से मार्च में चालान काटे गए 180 और कुल चालान कितने काटे गए 720। तो उसका भाग लगाएंगे और जब भाग लगाएंगे तो बच्चों देखिए कट जाएगा 18 एकम 18, 18 36, 18 30 54, 18 चौके 72। तो कितना आ जाएगा संपूर्ण का भाग 1/4। इसी तरह से प्रत्येक में निकालेंगे। यहाँ 150/720 है तो देखिए बच्चों 0 से 0 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 15/72। इसी तरह से बच्चों यहाँ क्या है 240 है और टोटल कितने हैं 720 चालान कटे हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और देखिए 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। क्या आ जाएगा बच्चों 1/3। और इसी तरह से 150/720 और संपूर्ण का भाग हम निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 15/72। संपूर्ण का भाग निकालने के बाद बच्चों हम कोण निकालेंगे। कोण की कहाँ जरूरत होती है,
देखिए जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ कोण बनाने पड़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने डिग्री का कोण बनाना है, तभी हम बना पाएंगे। तो कोण कैसे निकालते हैं बच्चों, जब संपूर्ण का भाग निकल जाए तो हम 360 से उसको गुणा करेंगे। अब 360 से क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि देखिए पाई चार्ट को एक वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है और वृत्त का जो कोण होता है, सेंटर का जो कोण होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है और हम इसी को अलग अलग भागों में बांटेंगे तो टोटल कोण 360 का है और उसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे तो 360 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, कोण कैसे निकालेंगे, ये जो संपूर्ण का भाग है 1/4 उसको 360 से गुणा करेंगे और जब गुणा करेंगे तो बच्चों 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 निमे 36, कितना आ गया, ये कोण 90 डिग्री का आ गया। इसी तरह से अगला संपूर्ण का जो भाग है उसको बच्चों 360 से हम गुणा करेंगे और करेंगे तो देखिए 36 एकम 36, यहाँ 10 आ गए और ये 36 दूनी 72, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएंगे और बच्चों कुल मिला करके 15 30, 15 30 45, 15 चौक 60, 15 5 75, ये कोण कितने का आ जाएगा, 75 डिग्री का। इसी तरह से ये निकालेंगे 1/3 360 से गुणा लगाएंगे क्योंकि जो टोटल कोण है वो 360 का है और काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये वाला कोण निकालेंगे 15/72 और गुणा में 360, सेम इसके जैसे कितने डिग्री का आ जाएगा, 75 डिग्री का ये कोण आ जाएगा। बिल्कुल आसान है और आपको पूरे नंबर दे करके जाता है, ये जो क्वेश्चन पेपर में आता है। फिर बच्चों पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, ये जब सारणी आपके पास बनके तैयार हो जाती है तो पाई चार्ट बनाना आसान है। हम प्रकार पेंसिल के माध्यम से एक वृत्त बना लेंगे और उसके बाद जो कोण अपने पास आए हैं उनका मान यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 90 डिग्री का कोण है, तो बच्चों हम जो है चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मैं अब अंदाजे से बना रही हूँ, आप परीक्षा में जब आएगा तो चांदे की मदद से बनाएंगे। ये जो कोण है ये कितने का है, 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री कौन सी तिमाही को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, जनवरी से मार्च। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जनवरी से मार्च, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगला जो कोण है वो 75 डिग्री का है। तो देखिए 75 डिग्री का कोण कितना होता है, 90 से कम होता है, यहाँ 90 का बनेगा तो मैं अंदाजे से बना रही हूँ लगभग। यहाँ पे ये जो कोण है ये 75 डिग्री का है और आप फिर से लिख दोगे क्या, यहाँ पे लिख देगा अप्रैल से जून, यहाँ पे अप्रैल से जून लिख दोगे। और जो अगला जो कोण है वो 120 डिग्री का है बच्चों। तो 120 डिग्री का कोण कितना होता है, तो देखिए बच्चों लगभग यहाँ पे मैंने बना दिया है, आप चांदे की मदद से बनाओगे नाप करके। ये जो कोण है ये 120 डिग्री का है और आप यहाँ पे लिख दोगे 120 डिग्री कोण किसको दिखा रहा है, जुलाई से सितंबर वाली तिमाही को दिखा रहा है। और ये जो बाकी बच गया है ये 75 डिग्री का कोण है बच्चों, ये किसको दिखा रहा है, अक्टूबर से दिसंबर वाली तिमाही को। तो यहाँ पे सबके लिखते जाएंगे और इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।